हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर चुके हैं और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब आप रिवाइज कर चुके हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो जो सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हम उनके बारे में पता लगाते हैं या उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी जाए तो आप एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन या फिर एक सिंपल सा आइडिया दे सकते हो कि ये सब्सटेंस क्या हो सकता है। या अगर आपको सब्सटेंस पता हो तो आपको उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ ही बताते हो ना। तो हर सब्सटेंस की, हर मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली। वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो कैटेगरीज में होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सब्सटेंस को बिना चेंज किए हम उसे देखकर बता सकते हैं। मतलब हमें सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वुड है, लकड़ी है का टुकड़ा है आपके पास अगर, तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताओ जो आप उसको देखकर बता सकते हो। तो आप क्या क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये देखने में ब्राउन है, ये काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो आप ऐसा ऐसा बताएंगे ना, इस टाइप से बताएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने सिर्फ उसको देख कर बताई, उसको बिना कुछ किए, सिंपली उसको बिना चेंज किए आपने बताई। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपली हम इनको हिंदी में भौतिक गुण भी कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पता करने के लिए हमें उस सब्सटेंस में, उस मैटर में, उस पदार्थ में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। और एग्जाम्पल क्या है इन प्रॉपर्टीज़ के? कलर, ओडर, ओडर मीन्स स्मेल, ठीक है। स्मेल जो है सब्सटेंस की, वो उसके लिए हमें सब्सटेंस में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें कोई चेंज लेके आए तो स्मेल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हिंदी में हम गलनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो कि क्वथनांक होता है, जिस वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस बॉईल करता है, ठीक है। डेंसिटी मीन्स घनत्व। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता करने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाने के लिए उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखना पड़ता है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक सब्सटेंस, जो मैटर है आपके पास, अगर आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है तो वो क्या होंगी कि ये आपका जो मैटर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या किसी एसिड के साथ इसका क्या होगा, या किसी बेस के साथ इसका क्या होगा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ तभी हो सकती हैं, इनका पता हम तभी लगा सकते हैं जबकि उस मैटर में कोई चेंज आएगा तभी। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कि उसके उसका संगठन क्या है उस सब्सटेंस का, ठीक है। अगर आपको किसी सब्सटेंस का संगठन, जैसे मान लो कि आपके पास ग्लूकोज है, आपको पता लगाना है कि ग्लूकोज जो है ये किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, किन किन तत्वों से बना हुआ है। आपको नहीं पता कि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, आप नहीं जानते ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला ही इसकी कंपोजिशन बताएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी रेशो क्या है आपस में, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हमें, इसकी कंपोजिशन पता लगाने के लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। कंबस्टिबिलिटी की मतलब कि वो जो सब्सटेंस है आपका, उसका दहन हो सकता है या नहीं हो सकता, और कैसे होगा अगर आप उसको जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कैसे जलेगा। ऐसे ही रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड, हम इनका मापन कर सकते हैं, इनका मेजरमेंट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। बिना उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को बदले बिना, उसके संगठन में कोई चेंज लाए बिना हम जो प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं या जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके लिए मैटर का के अंदर केमिकल चेंज आना जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ ए केमिकल चेंज।
जब आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हो, जैसे आप मान लो किसी आपके पास जो मैटर है ना, आप उसकी डेंसिटी पता करना चाहते हो, यानी कि आप उसका घनत्व पता करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस सब्सटेंस की किसी के साथ रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मान लो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, यानी कि आप देखना चाहते हो कि जो पानी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर पर पानी उबलता है, आप ये देखना चाहते हो। तो उसके लिए क्या आपको वाटर की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गई तो हम उसका सही सही बॉइलिंग पॉइंट नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट जो है उसके लिए किसी भी केमिकल चेंज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल्स जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कर चुके हैं वो क्या हैं? रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं? कि कुछ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शंस, जैसे कि एसिडिटी या बेसिसिटी, कि जो भी सब्सटेंस आपके पास है, आप जिस भी मैटर की बात कर रहे हो वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या करते हो? आप लिटमस पेपर यूज़ करके उसका पता लगाते हो। ठीक है, तो एसिडिटी या बेसिसिटी का पता लगाना ये भी एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी ही है। कंबस्टिबिलिटी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सेट्रा। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी केमिस्ट मीन्स की जो केमिस्ट्री को जो समझता है वो तो अच्छे से केमिस्ट्री का जानकार है, जो वो किसी भी सब्सटेंस के बारे में तभी बता पाएगा जब उसे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होगी, और ये आसानी से वो पता कर सकता है। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाकर कोई भी केमिस्ट उस सब्सटेंस के बिहेवियर को, कि वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, दूसरे पदार्थों के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो उसका अंदाज़ा वो लगा सकता है। ठीक है, विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल सा इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो एक केमिस्ट होता है वो क्या करता है, आपके उसको कोई मैटर दे दिया, उसको मान लो वाटर दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएगा, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएगा। कैसे? बाय केयरफुल मेजरमेंट, बहुत सावधानी से वो मेजरमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और जब वो उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया तो वो बता देगा कि ये जो सब्सटेंस उसे दिया गया था, उसे नहीं पता कि वाटर दिया गया था उसे, हमने उसको वाटर दिया हमें पता है, बट उसे नहीं पता कि ये सब्सटेंस क्या है। तो वो उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करेगा, मेजर करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएगा और फिर वो बता सकता है कि ये सब्सटेंस जो है ये कैसा सब्सटेंस है और ये इसका नेचर क्या है। ओके, तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, क्या सिस्टम है उनको मेज़र करने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हम केमिस्ट्री में हमेशा ही पढ़ेंगे सब्सटेंसेस की, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही डील करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी करती है बट मेनली केमिकल प्रॉपर्टी से डील करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उसका मेजरमेंट करेंगे कैसे। अब मैंने बोल दिया कि उसकी कोई सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसकी डेंसिटी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, या सिंपली किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है। आपके पास पानी है, वाटर है, तो आपको उसका टेम्परेचर बताना है, और टेम्परेचर क्या है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए या ऐसी ही और प्रॉपर्टीज़ का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम तो होना ही चाहिए कि हम उनका कैसे पता लगाएं। तो क्या होता था कि पहले अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बनाए गए, क्योंकि आप देखो कि लेंथ है, अगर आपको एक वायर दी गई है, एक लॉन्ग वायर है, आपको इसकी लेंथ का पता लगाना है, तो पहले के टाइम में अगर आप जाओ तो पहले के टाइम में कैसे नापते थे किसी भी चीज़ की लेंथ को? कोई फुट कहता था कि इतने फुट, कोई बिलांग कहता था कि इसकी लंबाई कितनी, इतने बिलांग है, या इतने हाथ है इसकी लंबाई, इस तरह से नापते थे ना। तो अगर लेकिन दूसरे कंट्री में अगर हम जाएं तो वहाँ पर क्या था, कोई मीटर में नापता था,
ठीक है, कोई मिलीमीटर में नापता था, कोई सेंटीमीटर में नापता था, तो सबकी लंबाई को मापने के अलग अलग तरीके थे। कोई तो लंबाई बता रहा है, आप मान लो एक शॉप पर कपड़ा खरीदने गए, आप जानते हो कि कपड़े की लंबाई मीटर में कैसे होगी, लेकिन जो कपड़ा बेचने वाला है वो आपको कह रहा है कि कितने बिलांग कपड़ा चाहिए, उसको मीटर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कैसे उसे बता पाएंगे? ना तो आप उसकी बात समझ रहे हैं, ना वो आपकी बात समझ रहा है। तो ये सिंपल कहने का मतलब, ये एग्जांपल देने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि जिस सिस्टम में जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए कि सभी एक ही तरह से मेजरमेंट करें, सभी को पता हो वो सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? जिसकी का के बारे में सबको पता हो, कि आपको भी पता है मीटर के बारे में, किसी सामने वाले को भी पता है, किसी तीसरे इंसान को भी पता है, सबको पता है, हर कंट्री में पता है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। उसके चाहे लोकल लैंग्वेज में आप कोई भी पैमाना यूज़ कर सकते हो लेंथ को मापने का, आप अपनी तरफ से बिलांग भी यूज़ कर सकते हो, अपने तरफ से हाथ भी, इतने हाथ की लंबाई है इसकी या इतने फुट लंबाई है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा पैमाना होना चाहिए जो कि सभी, जिसके बारे में सबको नॉलेज हो। तो कई सिस्टम्स बने अलग अलग। एक उनमें से जो 2 सिस्टम्स हैं, एक इंग्लिश सिस्टम है, एक मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम थे ये बाद में इनको हटा दिया गया, और जो सिस्टम मेन सिस्टम आया वो था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड SI सिस्टम भी बोलते हैं। आपने 9th 10th में भी किया होगा कि जो लेंथ है उसकी SI यूनिट क्या है? मीटर है। आपने किया कि जो वेलोसिटी है उसकी SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। एक्सेलेरेशन की SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम की SI यूनिट क्या है? टाइम की SI यूनिट सेकंड है। ये आपने जैसे पढ़ा। तो ये SI यूनिट जो है, SI मीन्स सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो जिसको कि सभी कंट्रीज़ ने अडोप्ट किया हुआ है, सभी कंट्रीज़ इस सिस्टम को मानती हैं। इसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस का, उसकी मेजरमेंट करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो अब इसमें जो SI सिस्टम है ना, इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये जैसे दिया हुआ है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना मैटर की, जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, दीज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मीन्स कि अगर आप लेंथ की बात करें तो आप उसकी क्वांटिटी मीन्स उसकी मात्रा बताना चाहेंगे कि ये मात्रा है, लेंथ जो है उसकी कोई अंदर की प्रॉपर्टी नहीं है। एरिया है वो उसकी मात्रा कि कितना एरिया लिया हुआ है इसने। ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है, किसी भी चीज़ की मात्रा अगर आप बताते हो तो आप उसको कैसे लिखते हो? आपके पास एक सेब है, आपको बताना है कि आपके पास सेब की कितनी मात्रा है, तो आप क्या बताओगे? आप उसका वेट बताओगे ना, सेब का। अभी मैं वेट कह रही हूँ, वैसे ये मास होता है, द्रव्यमान। तो आप जो है उसका, मैं यही लिख देती हूँ, मास बताओगे। आपके पास एक एप्पल है, आपको बताना है कि आपके पास जो एप्पल है आपके पास उसकी कितनी मात्रा है। तो आप उसकी मात्रा कैसे बता सकते हो? या तो आप कहोगे कि इसकी मात्रा 1 है, ठीक है, या फिर आप क्या कहोगे कि इसकी मात्रा है 200 ग्राम, ऐसे कहोगे ना। तो जो ये क्या बता रहे हो आप, मात्रा क्या है? मात्रा होती है एक क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है या मेजरमेंट है, उसको हम किससे बताते हैं? उसको बताते हैं एक नंबर से, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये नंबर बताया 200। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं यूनिट्स, ग्राम। अगर आप किलोग्राम में मेज़र करते हैं इसको तो आप क्या बताते हैं? 0.2 किलोग्राम, यही बताते ना। 200 ग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की जो मेज़रमेंट है वो क्वांटिटेटिव होती है, और किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट को बताने के लिए हम एक नंबर लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसकी यूनिट लिखते हैं कि आपने उस फिजिकल प्रॉपर्टी को किस यूनिट में मापा है। किलोग्राम में लिखा है आपने उसको, ग्राम में लिखा है, मिलीग्राम में लिखा है, किस में लिखा है। ठीक है, जैसे कि एक रूम की लेंथ 6 मीटर है, तो यहाँ 6 जो है वो एक नंबर है, और मीटर m क्या है? वो मीटर है, और मीटर क्या है? वो लेंथ की यूनिट है। ठीक है,
ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जिनके बारे में आप जानते हो। किसी भी सब्सटेंस की कोई भी मात्रा अगर आपको टाइम बताना है तो आप कहते हो कि इतने सेकंड हुए हैं, इतने सेकंड बचे हैं, या इतने मिनट हैं, या इतने दिन हो गए, या इतने घंटे हो गए, इतने साल हो गए। तो जो मिनट, दिन, साल, ये सब क्या है? ये तो है यूनिट, टाइम की यूनिट है अलग अलग। सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर, ये सब क्या है? टाइम की यूनिट्स हैं। और जो आप आगे लिख रहे हो उसके आगे, जैसे सेकंड के आगे आपने 10 लिख दिया, तो 10 क्या है? ये उसका नंबर है। नंबर के बाद यूनिट आपको बतानी जरूरी है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करके। तो अब हम देखते हैं कि जो यूनिट्स है ना, एसआई यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? मेन यूनिट्स, कि जिनको आप किसी दूसरे से नहीं पता कर सकते हो। मूल चीज़ क्या होती है? किसी कोई भी आधार होता है ना, किसी भी चीज़ का आधार क्या होता है? आधार के ऊपर सब कुछ बनता है, लेकिन आधार किसी चीज़ से नहीं बन सकता, है ना। जैसे एक मकान की नींव रखी जाती है, तो नींव जो है, नींव के ऊपर ही पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग बनती है। तो वो जो नींव है, जो आधार है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। वो तो बेसिक हैं, वो किसी और से उन यूनिट्स को आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उन 7 बेसिक यूनिट से आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स पता कर सकते हो। तो आप एक बार इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखो और उनकी बेसिक यूनिट्स को देखो, उसके बाद आपको इसका मतलब समझ आएगा। जैसे ये हैं 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, और ये है बेसिक क्वांटिटी। और वो क्या है? लेंथ। लेंथ को हम एल से लिखते हैं, स्मॉल एल से, और उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर, और मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। मास, मास यानी कि हम इसे भार नहीं कहते हैं, हम इसे द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वेट को कहते हैं भार। मास को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, और मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है। ग्राम में भी आप इसको मेज़र कर सकते हो, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और हम इसको लिखते हैं स्मॉल के और उसके बाद स्मॉल जी। टाइम, टाइम, ये 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप जानते हो। टाइम को हम स्मॉल टी से लिखते हैं, एसआई यूनिट है सेकंड, और स्मॉल एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, हिंदी में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए बता रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा को आप जानते हो कि आई से लिखते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा इसे। एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है, और इसको लिखते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल ए है, चाहे यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, लेकिन सिंबल इसका कैपिटल ए है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, या सिंपली आप इसको टेम्परेचर कह सकते हो, तापमान। ये किस से लिखते हैं? टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, और इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, और इसको लिखते हैं कैपिटल के से। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था मोल के बारे में। मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अंदर उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यही है ना 1 मोल। तो ये हमें बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अमाउंट हो गया ना। मोल को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। मोल इसकी एसआई यूनिट है, और इसको सिंबल है इसका, सिर्फ ई हटा देते हैं, MOL लिखते हैं। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप अभी इसको ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में आप इसको पढ़ सकते हो, और हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये है चमकदार तीव्रता, ठीक है। चमकदार तीव्रता इसको कहते हैं। इसको लिखते हैं IV। आई किसकी है? आई तो है इलेक्ट्रिक करंट की, लेकिन अगर आई के नीचे आपने स्मॉल v लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट है कैंडेला, और इसको लिखते हैं CD से, दोनों स्मॉल में आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाती हूँ, वो क्या है। अगर आपको नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके नोट भी कर सकते हो। अब आप देखिए, मैं इनका ना मीनिंग समझाती हूँ आपको, इनकी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो बताती हूँ कि क्यों ये यूनिट्स बनाई गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेंथ के बारे में भी बताया था, या ये बेसिक कहने का मतलब क्या है, मैंने क्यों कहा कि ये जो यूनिट्स हैं ये किसी और से नहीं बना सकते, लेकिन इनसे दूसरी यूनिट बना सकते हैं।
अब आप देखो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ से आई? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस भी कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये हो गया ना मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को हमने टाइम और लेंथ इनकी यूनिट से निकाल ली, इसकी यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाय आई। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, विभवांतर डिवाइड बाय विद्युत धारा, ठीक है। वी विभवांतर यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट्स हैं वोल्ट, और आई यानी कि विद्युत धारा की यूनिट्स अभी हमने देखी क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गई रेजिस्टेंस की। वो तो क्योंकि जो रेजिस्टेंस के बारे में जिन्होंने बताया था उनके नाम पर इसको नाम दे दिया गया, इस यूनिट का नाम रख दिया गया बदलकर ओम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ हैं, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स का पता हम इन यूनिट्स को यूज़ करके लगा सकते हैं, हम इनसे उन यूनिट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन ये यूनिट्स कहीं और से आपको नहीं मिलेंगी। ओके, अब हम जैसे बात करते हैं केल्विन की, मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा यूनिट हमने इसकी केल्विन क्यों लिखी? केल्विन क्या है? अब आपने देखा होगा कि टेम्परेचर को कभी आप डिग्री सेल्सियस में देखते हो। अगर आपको कोई पूछता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप उसको क्या कहते हो? आपको सीधा सीधा रटा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या कहते हो? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही कहते हो आप। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से बता रहे हो, यहाँ पर आप टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट से बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं केल्विन। केल्विन के बारे में कभी भी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। तो अगर अलग अलग कंट्रीज़ में कहीं पर सेल्सियस टेम्परेचर बताने के लिए यूज़ हो रहा है, कहीं पर फ़ारेनहाइट यूज़ हो रहा है और कहीं पर केल्विन यूज़ हो रहा है, तो क्या सभी एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक को तो केल्विन में टेम्परेचर को देखने की आदत है, तो उसे पता ही नहीं है कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, और दूसरे को सेल्सियस के बारे में पता है, बाकी दो के बारे में नहीं पता। इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, जो कि इन तीनों में से एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ कर ली गई, और वो थी केल्विन। केल्विन को स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया टेम्परेचर की, ठीक है। ऐसे ही ये सभी 7 यूनिट्स जो हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई हैं इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी एसआई यूनिट्स क्या हैं, और ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ तक सिर्फ आपके लिए यहाँ जो एक नई है जो फिजिकल क्वांटिटी, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। बाकी 6 के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, 10th क्लास तक आपने इसको किया हुआ है। ओके, तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं यहाँ पर। जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो 7 बेसिक यूनिट्स हमने देखी हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये जो यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन दी हुई है। बट मुझे ये लगता है कि आप इन डेफिनेशंस को एक बार रीडिंग इनकी कर सकते हो, और इनको समझने के लिए, अगर आप इन्हें समझना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं इन डेफिनेशंस के अंदर जो कि आपको पहले से उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सिर्फ इनको रट सकते हो, आप इनको समझ नहीं सकते। तो समझने के लिए आपको उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जो भी इसके अंदर जो भी टर्म्स दी हुई हैं वो आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, तो ही आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ पाओगे, वरना आप सिर्फ इनको रट सकते हो। इनको समझना बहुत मुश्किल है बिना उन टर्म्स को समझे। आप इनके बारे में, इसमें से सिर्फ मोल के बारे में जानते हो, जो आपने 9th क्लास में किया हुआ है। मोल क्या होता है? मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
1 मोल कंटेन एग्जैक्टली 6.022, यहीं तक हम ले लेते हैं ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़। ओके, और इसको हम एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या हिंदी में हम बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको लिखते हैं Na से, उनके साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने ये बताया था इसके बारे में। ओके, एवोगैड्रो नंबर। तो जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, एटम की बात कर रहे हो, आयन की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, 1 मोल अगर आपने आगे लिख दिया तो इसका मतलब है उसके अंदर इतने नंबर होगा उनका। ओके, तो ये इसके बारे में आपको पता है मोल के बारे में, बाकी सब आपके लिए थोड़े से अभी डिफ़िकल्ट हैं। तो आप ये छोटा सा ये टॉपिक है, इसको अच्छे से करिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ये 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं, इनको मापने के लिए क्या तरीका हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इनको मेज़र कर सकते हैं। मे बी कि आप मोस्ट ऑफ आप में से जो काफ़ी बच्चे हैं वो इसके बारे में जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार सिंपल सी रिवीजन लेंगे इनकी। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही करवाऊँगी। तब तक आप ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ विद देयर SI यूनिट्स अच्छे से समझ लीजिए। ओके।